लेवल 1 में मैथ के जो भी 30 प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको आपके लगभग सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। देखिए, साइकोलॉजी के आपके जितने भी प्रश्न थे उनके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पर मिल जाएगा। आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा। 2-4 उसमें कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे, उनको भी हम लोगों ने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया था आप लोगों को। अभी हम लोग मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर कि गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। देखिए, स्लाइड रूल का उपयोग जो है वो गुणन एवं भाजन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। देखिए, आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न जो है वो गलत किया है। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने आगमन विधि इसका आंसर दिया है। यहाँ पर पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि। तो देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपके सामने होता है पाई आर स्क्वायर। आप जो है सीधा जो है पहले सूत्र बताएंगे और इसके बाद में इसमें इनपुट करेंगे, देन आपका जो है एरिया वृत्त का निकल जाएगा। इसकी जो सबसे उपयुक्त विधि होगी वो होगी निगमन विधि। आप सीधे सूत्र बता करके फिर इसको हल करवाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, तो अमूर्त कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या की जाती है। बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए एक बार, गणित एक सार्वभौमिक विषय, ये भी बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी है, संख्याएं, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है। इसका जो क्षेत्र है वो असीमित है। सभी क्षेत्रों में जो है ये काम आता है, सीमित क्षेत्र नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है संबंधित इससे नहीं है। देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है। देखिए, करिकुलम बना है कुरेरे शब्द से, जो कि आपके मुख्य रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। देखिए, सारणी है वो एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है अनुप्रयोग, वो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। अगला प्रश्न का बात करते हैं कि 10,20,305 का सही आंकिक रूप है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य जो संख्या शुरू है वो 12 से शुरू है। ऑप्शन नंबर ए और सी में देख लेते हैं। एक बार सी को देखिए आप, अगर यहाँ पर संख्या को आप गिने तो ये होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये 1 करोड़ 2,03,05 हो जाती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे वो है 10,20,305। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि ये अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी 2, 5, 7 और 8 से, वो बनेगी आपके 8752, मतलब 8,752 सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी बनाएंगे तो वो बनेगी 2, 5, 7, 8, मतलब 2578। अब देखिए, अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 2 में से 8 नहीं जाता है, हासिल 10 ले लेंगे। 12 में से जैसे ही 8 गया तब आपके बन जाता है यहाँ पर 4। देखिए, 4 सब लास्ट में 4 है। और अगर और भी आप करेंगे तो 4 आते ही आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए था कि ये जो संख्या है 4, ये 5 से विभाजित नहीं होने वाली है। क्योंकि 5 के आपको विभाजक का नियम पता होगा कि 0 और 5 अगर लास्ट में आता है, कोई भी संख्या का इकाई अंक ये आता है, तब ही जो संख्या होगी वो 5 से विभाजित होगी। देखिए, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगली बात करते हैं, वो है कि 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2569, यहाँ पर इसका मान जो है 500 है। दूसरे में देखिए 2529, यहाँ पर भी 500 है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 9562 में भी जो है 500 है। ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे 9256, यहाँ पर जो है 50 का स्थानीय मान वो है 50। इस कारण से जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वो है निम्न में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब छोटी से बड़ी, मतलब बड़ी से छोटी, आरोही क्रम होता है छोटी से बड़ी, तो अवरोही मतलब बड़ी से छोटा क्रम आपको पूछा था। यहाँ पर आपको संख्या दी गई थी 1/2, उसके अलावा 2/5,
3/4 और 2/3। सो देखिए हम क्या करते हैं ना, एक बार इनमें भाग दे के देख लेते हैं। 1/2 कितना हुआ, 0.5 आपके सामने। 2/3 की बात करते हैं तो 2/3 होगा कितना, 0.66। उसके अलावा बात करते हैं 2/5, 2/5 कितना होगा, 0.4। और 3/4 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, इधर मैं लिख लेता हूँ इसको, 3/4 हो जाएगा 0.75। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन आया, सबसे बड़ा आता है 3/4। उससे जस्ट छोटा कौन आता है, 0.66, 2/3। उसके बाद में क्या आता है 1/2, 0.5। और फिर 2/5 है वो सबसे छोटा है, 0.4। सो अगर मैं अब इनका सीक्वेंस निकालूँ तो इनका सीक्वेंस निकलेगा सबसे पहले 3/4, फिर 2/3, फिर 1/2 और फिर 2/5। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है। सो देखिए 1 से 30 की गिनती में सबसे पहले अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, 2, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर आती है आपके 7, 7 के बाद में सीधे 11, 11 के बाद में है 13, 13 के बाद में आपका 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23 और 23 के बाद में 29, 29 लास्ट है। अब इनको गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑप्शन नंबर सी 10 संख्याएं जो है टोटल 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है वो 10 है। इसके बाद में बात करते हैं निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए 7/3 अगर आप इसमें भाग दें तो आपका जो आंसर होगा वो होगा लगभग 3 दूनी 6, 2.1, एक आगे मैंने 0 लगाया, 3 3 9, 2.3 यहाँ पर हो जाता है, इसका 2.3 हो गया। अगले की बात करते हैं जो कि है आपका 25/7। यहाँ पर आपके लगभग भाग जाएगा 7 या 21 तो 3 बार गया, 3.4 बचा, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 3.57 आ गया आपके। अगला देखिए 35/9, यहाँ पर गया आपके ये 9 तिया 27 और उसके बाद में बच जाता है 8, 80 में कितना गया 9 बार, सो 3.9 आ गया। यहाँ पर देखिए लेकिन 19/2 में जो है 2 नाम 18 होता है आपको पता है, सो 9.5 यहाँ पर आया। 9.5 तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी, सबसे बड़ा जो अनुपात होगा वो होगा 19/2। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। वो अभाज्य गुणनखंड आपको अच्छे से करना आता होगा, ऐसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका कर लेते हैं। 2 का आपने भाग दिया कितना आया 210, फिर से आपने 2 का भाग दिया कितना आता है, फिर 2 में गया 1 बार 0, 105 आया। फिर आपने जो है यहाँ पर 3 का भाग दिया, 105 में 3 का आप एक बार भाग दीजिए, 3 तिया 9, 1 बचा 35, फिर 5 का भाग गया कितना बचा 7 और 7 का भाग देते लास्ट में आ जाता कितना 1। सो देखिए यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब ऑप्शन से अगर आप मैच करते हैं सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 60 है एवं महत्तम समापवर्तक जो है वो 50 है। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है जब इसको पढ़ते हैं तो दोनों को ही समापवर्तक या दोनों को ही समापवर्त्य पढ़ देते हैं, दोनों में जो है अंतर है। इंग्लिश में ध्यान रखना चाहिए तो एलसीएम और एचसीएफ होता है। सो देखिए एलसीएम दे रखा है आपको 60 और एचसीएफ दे रखा है 5। एलसीएम वह संख्या होती है जिनमें कि दोनों दी हुई संख्याओं का भाग जाता है और एचसीएफ वह संख्या होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों दी हुई संख्याओं में भाग जाता है। सो देखिए पहली का एलसीएम तो जो है वो 60 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन जो एचसीएफ की बात करते हैं इनका एचसीएफ जो है 10 आएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो एचसीएफ है सबसे पहले एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम जो है 60 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन एचसीएफ जो है वो इसका भी 10 होगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की 15 और 20 में, इनका जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर एचसीएफ की बात करते हैं एचसीएफ जो है वो इनका 5 आएगा, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन एक बार ऑप्शन नंबर डी को भी अपन लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इसका एचसीएफ तो 5 आ जाएगा, लेकिन अगर बात करें इसके एलसीएम की, सो यहाँ पर इसका एलसीएम जो है 60 नहीं आएगा, सो ये जो है गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 और 20 जो है इनका एलसीएम 60 होगा और एचसीएफ जो है 5 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यदि एक अनुपात 5:7 का परपद 35 है तो उसका पूर्व पद क्या है। देखिए 5:7 जो है इसमें पूर्व पद बोला जाता है 5 को
और परपद बोला जाता है 7 को, है ना। सो यहाँ पर 7 की जो वैल्यू दे रखी है वो देख रही है कि आपको 35 के बराबर, सॉरी। सो अगर 1 यूनिट की मैं अगर यहाँ पर वैल्यू निकालो तो वो आ जाएगा 35/7, मतलब कि 5 यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। सो अगर मेरे को 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो मैं 5 को गुणा करूँगा 5 से, जो कि 1 यूनिट की वैल्यू थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। सो इसका जो पूर्व पद होगा वो कितना होगा, 25। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये देखिए नॉर्मल सा फॉर्मूला था, m1 इंटू d1 जो कि जनरल फार्मूला है बराबर m2 इंटू d2। ये अगर आप लगा देते हैं तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए अभी करते हैं, m1 है यहाँ पर 4, मैं लिख लेता हूँ, और d1 है यहाँ पर 20 बराबर m2 यहाँ पर दे रखा आपको 10 और d2 आपसे जो है पूछा है। अब अगर आप इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौके कितना है 8। सो d2 का मान कितना आया 8। सो यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे टोटल 8। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 आदमी जो है उसी काम को 8 दिन में आपके यहाँ पर करने वाले हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रुपये 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 था और प्रश्न में दिया गया कि उसको जो है 6% की हानि हुई, मतलब उसने 94 में उस जो भी वस्तु है उसको बेच दिया। सो यहाँ पर 329 जो है ये क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है कितनी 94, और टोटल अपने को क्या निकालना क्रय मूल्य, तो मैं इसको कर दूंगा 100 से गुणा। देखिए इसको काट लेते हैं 2 से, एक बार 100 को काटता हूँ तो आता है 50 और इसको काटता हूँ तो आता है कितना 47। अब इसको अगर आप इससे काटेंगे एक बार अच्छे से ध्यान से, सो ये यहाँ पर 7 बार कट जाता है। 47 का जो भाग है वो 329 में 7 बार जाता है, और 7 को जब आप 50 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आता है 350 रुपये। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 350 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है 3 संख्याओं का औसत जो है वो 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सो मैंने माना कि 3 संख्याएं थी ए बी सी, है ना, तीनों को मैंने जोड़ा और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी 3, तब इनका औसत कितना निकल के आया 40। सो यहाँ से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की अगर मान निकालूँ, इनकी वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी कितनी 40 गुना 3 बराबर 120। अब इसने कहा है कि 2 संख्याओं का औसत कितना है 38 है। सो 38 गुना मैं या क्या करता हूँ यहाँ पर 2, 38 दूना कितना होगा 76, है ना। इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे 120 माइनस 76, देन आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 44। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो तीसरी संख्या होगी वो होगी 44, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रुपये 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए आपका जो प्रिंसिपल है वो है 3000 रुपये, टाइम दे रखा आपको 2 वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 11%। 1 साल का जो ब्याज होगा वो 11% होगा, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 22%। आप सीधे सीधे जो है यहाँ पर ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे 3000 का 22% निकालेंगे। जैसे ही आप 3000 का 22% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप सिंपली ऐसे निकाल लेंगे 3000 बटा 100 गुणा 22, 2 0 से 2 0 आपने काट दी, 22 दिया 66, तो 660 रुपये जो है वो आपका यहाँ पर साधारण ब्याज आने वाला है। अब आपको टोटल जो धनराशि कितनी प्राप्त होगी, आपके मूलधन में ब्याज जुड़ के आने वाला है। सो आपका मूलधन कितना है 3000 रुपये, और उसमें ब्याज कितना रहा आपका 660 रुपये। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3660 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रुपये 21,000 मूलधन एवं 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना होगा। देखिए अगर 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर पूछा, मतलब सीधा सीधा आपको जो है 1 साल का ब्याज पूछा, और 1 साल का ब्याज कितना होगा यहाँ पर 8%। तो आप लोग सीधा जो है 2100 का 8% निकाल लेंगे। 2100 कितने के बराबर है 100, मैं इसका 8% अगर यहाँ पर निकालता हूँ, 2 0 से 2 0 काट देता हूँ, 21 को 8 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 168 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक साइकिल रुपये 1800 में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई, तो उसका जो है आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है।
देखिए उसका क्रय मूल्य कितना दे रखा आपको 1800। मान लिया मैंने उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था 100, और साइकिल को मैंने बेचा कितने में 12% लाभ पर, मतलब 112 में मैंने उसको बेच दिया। ये यहाँ से कट जाएगा 112 को, जो आप सीधा 18 से गुणा कीजिए, आपकी जो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसके बाद में आपका आंसर आने वाला है 2016। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 2016 रुपये में जो है उसको बेचा जाएगा, साइकिल का विक्रय मूल्य ये होने वाला है। अब देखिए 1 वर्ग मीटर में 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर होता है, तो x का मान आप लोग यहाँ पर ज्ञात कीजिए। देखिए मीटर से जस्ट छोटा होता है क्या, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर आपके मिलीमीटर, इस टाइप से आता है। ये आपके एक प्रॉपर इसका टॉपिक चलता है मापन का, उसके अंतर्गत। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख वर्ग मिलीमीटर यहाँ पर होने वाला है। अगले प्रश्न की अपन लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये आप लोग देख लीजिएगा, आपकी किताब में मिल जाएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगला देखिए कि एक आकृति दी हुई है और आपसे यहाँ पर जो कोण ए है, ए का मान पूछा गया। 5A दिया हुआ है कोण, और यहाँ पर आपसे ए का मान जो है वो पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ये कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, इसके सामने का ये जो कोण होगा ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आमने सामने वो बराबर होते हैं। सो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, और आपको पता है ये जो पूरा एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का। तो एक दिया हुआ आपको 40, एक आपने निकाल लिया 90, और तीसरा आपका 5A बराबर कितना 180। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 40 और 90 कितना हुआ 130, 180 में से 130 गया तो कितना बचा 50, 5A बराबर 50, तब A बराबर कितना है आपके 10 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। A का मान कितना होगा 10 डिग्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दी गई आकृति का आपको जो है आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ दी है। देखिए ये घनाभ, और घनाभ के आयतन का जो सूत्र आपको पता होगा LBH होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों चीज़ दे रखी है आपको 2y गुणा y गुणा 3y। आप जैसे ही करेंगे 2 तिया 6, और y 3 बार है, y का क्यूब। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न था, एकदम शानदार प्रश्न इन लोगों ने दिया था। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, ये किसके बराबर है। देखिए 1 वर्ग जिसकी भुजा है 15 मीटर है। अब देखिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। अगर मैं मानता हूँ कि किसी वर्ग की भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर। अगर 15 मीटर मैंने माना तो 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। और आपके प्रश्न में कितना दे रखा 15 मीटर, 15 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर आपके गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। 3 वर्ग जिनकी प्रत्येक की भुजा 5 मीटर है। अगर मैंने भुजा 5 मीटर मानी तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 कितना 25। तीन वर्ग पूछा तो 25 थे कितना 75 वर्ग मीटर। ये भी जो है आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। 5 वर्ग जिनकी प्रत्येक की भुजा 3 मीटर है। अगर 3 मीटर भुजा होगी तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आने वाला आपके पास में 9, और 5 से गुणा करूंगा 5 वर्ग का कितना हो जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ग जिनमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है। अगर 1 मीटर होगी तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 1 मीटर स्क्वायर, और 15 वर्ग का निकलेगा तो मैं इसको 15 से गुणा कर दूँ कितना आएगा 15 मीटर स्क्वायर। और यही जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें जो है ये प्रश्न भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़े लेने के लिए दिया है। इन्होंने जो है एक्स जो है वो फालतू में दिया है इस प्रश्न में। देखिए ये जो है एक समचतुर्भुज है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि RICE एक समचतुर्भुज है। आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का आपको जो है परिमाप ज्ञात करना है। समचतुर्भुज जो है उसी टाइप से वर्ग के समान इसका परिमाप होता है। 4 गुणा इसकी एक जो भी भुजा आपकी होती है उसको 4 से गुणा करने पर इसका परिमाप निकल जाता है। सो देखिए समचतुर्भुज का एक रूल होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहाँ पर ये कोण हो गया 90 डिग्री। अब देखिए आप यहाँ पर इसको देखिए, मैं अगर मान लीजिए इसको ए नाम दे देता हूँ तो ACE ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया। आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आपके पास में जो आधार है, लंब है, कर्ण निकालेंगे आप। सो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इनका अंडर रूट कर दीजिए। 12 का 144, 5 का कितना 25, टोटल कितना आया 169। 169 का वर्गमूल कितना हुआ 13। सो यहाँ पर ये जो कर्ण निकला वो निकल के आया कितना 13। और चूंकि समचतुर्भुज है तो इसकी जो चारों भुजाएं होगी वो होने वाले बिल्कुल सेम। सो समचतुर्भुज का परिमाप कैसे निकलेगा 4 गुणा भुजा, 4 को 13 से गुणा करूँ कितना आएगा 52।
सो यहाँ पर अगर आप नीचे ऑप्शन पर गौर करेंगे, सो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर दे रखा है बाउंस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। अगला प्रश्न है कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से, देखिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको जो ऑफिशियल आंसर की में ही देखना है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग्स जो है उन्होंने अलग अलग इसका आंसर बताया है। सो अभी के लिए इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि जो है आधारित है। निरीक्षण करके सीखना मतलब कि आप देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हो रही है, उसके बाद में सीखेंगे। ये आपकी कौन सी विधि हो गई? प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपके रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है? ये कथन है आपके हॉगबेन का। बिल्कुल, अगर आपने गणित की टीचिंग मेथड पढ़ी है तो ये जरूर से पढ़ा होगा, गणित की परिभाषाओं में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना। देखिए ये भी आप जो है ऑफिशियल आंसर की में देख लीजिएगा, टीचिंग मेथड से संबंधित है। एक और लास्ट का देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर, यही है ना लास्ट? हाँ यही लास्ट है। देखिए प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है? मोंटेसरी विधि खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि भी खेल विधि है, डॉल्टन विधि भी खेल विधि है, लेकिन व्याख्यान विधि जो है ये खेल विधि नहीं है। और ये जो ज़्यादातर कॉलेजों से संबंधित ये है, कॉलेज में जो आपको लेक्चर दिया जाता है वहाँ पर बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, सिर्फ लेक्चर के माध्यम से भी वो जो है विषय वस्तु को समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान बिल्कुल भी काम की विधि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी की व्याख्यान व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं होती है। सो ये आपके टोटल 28 प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। 2 को इसलिए छोड़ दिया था कि वो आप लोग आंसर के में मिला लें। एक तो आप टीचिंग मेथड से मिला लीजिएगा, एक ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में मिला लीजिएगा। और देखिए बाकी भी जितने सब्जेक्ट रह गए हैं EVS वगैरह, उनके भी हम लोग वीडियो लेकर के आने वाले हैं। और अगर आपने साइकोलॉजी का अभी तक नहीं मिलाया है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पर मिल जाएगा। और भी सारे अपडेट्स के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।